हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। फिजिक्स के जो लेक्चर नंबर 12 के अंदर अपन ने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर्स यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन ने अच्छे से स्टडी कर लिया था। उसका डेरिवेशन फॉर्म को, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध क्या होता है वो हमने जान लिया था, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस Rn तक। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन की बात हुई। आज हम बात करेंगे उसी के दूसरे पार्ट यानी समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो हम जानेंगे आज। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो अपना होगा समांतर क्रम संयोजन के ऊपर। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर किसका संयोजन कर रहे हैं हम? प्रतिरोधों का। तो प्रतिरोधों का आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन से किस प्रकार भिन्न है, वो हम जानेंगे। समांतर का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु है, जैसे एक ये है और दूसरी ये है, ये ऐसे देख सकते हो, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों एक ही दिशा में आपकी ओर गति कर रही है और दोनों एक साथ गति कर रही है। ठीक है ना, तो दोनों एक साथ गति कर रही है, इसका मतलब दो ट्रेनें एक साथ गति कर रही है, तो दो व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर हो गए, पैरेलल हो गए। इस इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसको इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है? तो यहाँ समांतर क्रम संयोजन के लिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। इसके अंदर भी अपन 3 रजिस्टर्स लेंगे। ये R1, R2 और R3, ये 3 रजिस्टर्स ले लिए। ये यहाँ से एक सर्किट जो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, वोल्टेज हो गया। आप इसके अंदर बैटरी सोर्स भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ वोल्टेज हो गया और बैटरी सोर्स भी आप लगा दीजिए कि बैटरी सोर्स होगा तो इसके अंदर कितना वोल्टेज फ्लो होगा। वोल्टेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बैटरी सोर्स। आप या तो वोल्टेज यूज कर दीजिए या चाहो तो बैटरी सिंबल, तो आप यहाँ पे वोल्टेज या बैटरी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही राइट होंगे आपके। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो वोल्टेज लगा दीजिए। तो ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर बैटरी या वोल्टेज दोनों तरीके से लगा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें अलग हैं श्रेणी क्रम संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है कि ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। ठीक है, एक यहाँ जो R1 प्रतिरोध है ये R2 है और ये R3। इसके अंदर क्या होता है, एक ही 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनलों के बीच में जो प्रतिरोध होता है, ये एक टर्मिनल, इसका जो एक टर्मिनल, ये और दूसरा टर्मिनल, यहाँ से एक दूसरा और रजिस्टर जुड़ेगा, फिर एक और जुड़ेगा, तो इस तरीके से एक श्रेणी क्रम बनेगा। लेकिन समांतर में क्या होगा, 2 टर्मिनल फिक्स होंगे और दोनों टर्मिनल के ऊपर जितने चाहे रजिस्टर्स आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो यहाँ से R1, R2, R3, यानी इसके जो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे रजिस्टर्स आप जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये बात अपन ने कही। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सारे प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर क्या होता है? समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी यहाँ से धारा I निकलेगी, यहाँ से धारा I निकलेगी और इसके अंदर जाएगी, यहाँ तक धारा I आई है, I धारा यहाँ तक आई है, A टर्मिनल तक। एक बिंदु तक आने के बाद धारा 3 टर्मिनल, अगर 3 प्रतिरोध हैं तो 3 दिशाओं में बट जाएगी। ठीक है, यहाँ धारा I आई ए बिंदु तक, ए बिंदु पर I धारा आने के बाद ये 3 दिशाओं में बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये I1 हो गया, यहाँ से I2 और इधर I3 हो जाएगा। ठीक है, और तीनों में ऐसे यहाँ से जाएगी, इधर वापस क्या आएगी? I1, I2 और
I3 और वापस जब ये तीनों यहाँ से जुड़ जाएगी तो I, यानी यहाँ पे धारा का क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ। कितने भागों में? पहले धारा क्या थी, I थी, फिर क्या हुई, I धारा 3 भागों के अंदर डिवाइड हुई। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 भाग बने यहाँ पे। फिर तीनों भागों के अंदर धारा गई इन तीनों प्रतिरोधों के अंदर और वो बाहर निकल गई। यानी समांतर क्रम संयोजन के अंदर लैंग्वेज में लिखना है आपको कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों, दिख रहा है बोर्ड के ऊपर आपको, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है, परंतु धारा का मान प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी R1 प्रतिरोध है तो वहाँ I1 धारा बहेगी, R2 है तो वहाँ R2 प्रतिरोध है तो I2 धारा बहेगी, R3 है तो I3 धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ 3 प्रतिरोध 3 टर्मिनल के अंदर डिवाइड हो गए, तो ये इस तरीके से धारा का प्रवाह यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब अपन न्यूमेरिकल अपन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने लिख दी है, तो अब अपन को क्या करना है कि इसके अंदर कितनी धारा बह रही है। मैंने यहाँ पे मुझे बता दिया कि यहाँ क्या हुआ, पोटेंशियल यानी वोल्टेज डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू यानी V क्या है, समान है। इसके अंदर V क्या है, समान है, तो अलग क्या है, V इसके अंदर क्या है, समान है। तो I और R ये दोनों समान नहीं हैं। ठीक है ना, तो ओम के नियमानुसार इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा, ओम के नियमानुसार इसी में लिखना है, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो इसके अंदर क्या अलग है, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज समान है। तो I अलग है, R अलग है, यानी V अपॉन R इक्वल्स टू आई, V अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो गया, I हो गया। इसका मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, यानी R1 प्रतिरोध के लिए धारा कितनी होगी, I1 होगी। और I1 का मान कितना होगा, I बराबर कितना होता है, V अपॉन R। तो I1 बराबर V, तो दोनों V तो समान है, और R की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। क्लियर है? R1 प्रतिरोध के लिए धारा का मान I1 बराबर V अपॉन R। V अपॉन R का मतलब, यहाँ V अपॉन R का मतलब V वोल्टेज डिफरेंस हो गया, R आपकी रेजिस्टेंस हो गया। सिमिलरली I2 के लिए क्या होगा, I2 बराबर V अपॉन R2, और R3 के लिए I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। क्लियर है? तीनों मान समझ में आए आपको? R बराबर क्या होता है, यानी I बराबर V अपॉन R हो गया। तो ये मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया कि जब I1 धारा बहेगी तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा V अपॉन R1, इसके अंदर V अपॉन R2, इसके अंदर V अपॉन R3। तो 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में रखने पर, 2 को 1 में रखिए, क्या आएगा, I बराबर क्या आएगा, आप चाहो तो 2 को 1 में रख दीजिए, और अगर नहीं रखना है तो आप क्या कीजिए, समीकरण 2 के जो तीनों मान हैं, तीनों मानों को जोड़ लीजिए, दोनों बातें बराबर है। ठीक है, आप मान रख दीजिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान कितना है, V अपॉन R1, दूसरा V अपॉन R2, तीसरा V अपॉन R3। ठीक है ना, हो गया क्लियर? अब I बराबर V कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बनेगा अंदर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 कोष्टक बंद, और यहाँ I इक्वल्स टू क्या होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V/R, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया V/R। देखो बेटा यहाँ तक I हो गया, यहाँ जो मैंने लिखा है I इक्वल्स टू V/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, तो I की वैल्यू V/R। तो यहाँ देखो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब 1/R इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/R इक्वल्स टू अपने पास एक टर्म आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब ये इन तीनों रेजिस्टेंस का क्या है, सम है। किस फॉर्म के अंदर, पैरेलल के अंदर, तो ये मेरे इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। क्या है ये, तुल्य प्रतिरोध हैं, तुल्य प्रतिरोध हैं किसके रूप में, पैरेलल के रूप में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। किसका है, समांतर क्रम का है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस Rn तक चलता है। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn तक चलता है। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मानक रूप जो होगा इसका, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगा, जैसे अभी तक तो अपन ने 3 प्रतिरोध लिया, मान लो 10 दे दिया, 20 दे दिया, तो क्या करोगे, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप बराबर समांतर क्रम संयोजन के अंदर 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट का मतलब R तुल्य है, तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध का एक मानक निरूपण हो गया। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन के अंदर। क्लियर हुआ, अच्छे से नोट कीजिए आप, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर किया, यहाँ एक एक डाउट्स को मैंने यहाँ क्लियर किया है, डाउट्स क्रिएट होने के भी चांस नहीं दिए मैंने आपको। ठीक है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से अपन ने समांतर क्रम संयोजन के डेरिवेशन को भी बिल्कुल ईजिली प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना, कोई मैंने अलग से कोई डेरिवेशन को यूज़ नहीं किया, केवल एक ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I 3 वर्ड के इस डेरिवेशन, इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने यहाँ पे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को समझा दिया है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट हुआ, और इसी का ही अपन जैसे श्रेणी क्रम में किया था, एक न्यूमेरिकल लिया था, तो समांतर क्रम संयोजन में भी अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और न्यूमेरिकल लेके इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से उसमें इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिखिए इसे यहाँ तक। क्वेश्चन लिखिए। दिए गए परिपथ में पहला, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। परिपथ में बनाऊंगा अभी, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये रहा परिपथ। ये की ऑन होनी चाहिए, यहाँ इसके अंदर डॉट बनाना है। ठीक है ना, डॉट का मतलब की इसके अंदर ऑन है। अगर ये डॉट नहीं बनाया तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये पूरी कैलकुलेशन कुछ भी काम की नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तीन प्रतिरोध है अपने पास, R1, R2, R3। इनके जो मान हैं वो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है।
ठीक है। और जो बैटरी का जो मान है, यानी जो बैटरी जो मैंने दिया है वो 6 वोल्ट की दी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। आप ध्यान रखना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ से धारा निकलेगी। क्योंकि आपको लग रहा है, दिख रहा है आपको समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, इसका मतलब पहला है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन और है, मैं अभी लिख दूंगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि क्या गिवन है, समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है परिपथ में, ठीक है ना। परिपथ कैसा है, समांतर क्रम संयोजन है। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ 4 प्रतिरोध हैं, इसके ऊपर एक और लगा हुआ है, तो आप प्लस 1/R4 भी लिख सकते हैं। और अगर 50 हैं तो 1/R50 तक आप इसको कंप्लीट फॉर्म के अंदर ऐड करते जाइएगा, ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको 1/ की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स 1/R1। तो 1/R1 कितना है, 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका जब आप लसअप एलसीएम जब लेंगे, 5 है, 10 है और 30 है, कितना आएगा, 30 ले लें, ठीक है। 5 का 30 के अंदर डिवाइड भाग देंगे, कितना आएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 को 1 से करेंगे तो 6 प्लस 10 का 30 में 3 टाइम्स और 30 का 30 में 1, 3 और 1 4 और 6 10, यानी 10/30 कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल है ना, 10/30, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 1/3। यानी जो R इक्विवेलेंट का जो मान आया, जो आपके तुल्य प्रतिरोध है, वही 1/3 ओम आया है। ये आपके 1/3 क्या हो गया, R इक्विवेलेंट का मान आया, यही आएगा ना, सही है, सही है क्या, गलत है। कहाँ गलती की, देखो सारा अच्छे से तो लिखा है, पकड़ सकते हो क्या गलती, देखो पकड़ो गलती, कहाँ गलती की है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, एक टर्म मैंने गलत लिख दिया है, देखो कहाँ गलती कर दी है। यहाँ पे 1/ क्या है, R इक्विवेलेंट है, यहाँ के लिए क्या लिखा है, R इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये 1/R इक्विवेलेंट का मान है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है, 1/3 ओम है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, जब ये 1/के अंदर है तो ये भी 1/में है। इसका मतलब ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 ओम। तो ये आपका आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। जल्दबाजी के अंदर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 आंसर लिख देते हैं और टिक कर देते हैं, ये राइट हो गया। नहीं, गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन फाइनल आंसर आप नहीं दे पाए, ठीक है ना, तो वो अपन ने गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 3 ओम का हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसी के अंदर है, इसी क्वेश्चन के अंदर है कि 10 ओम से प्रतिरोध, 10 ओम से कितनी धारा का प्रवाह होगा, कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। R इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। इसने 10 ओम पहले ही दे के पूछा है और कहा है कि 10 ओम से कितनी धारा प्रवाह होगी। तो कितनी धारा प्रवाह होगी 10 ओम से, R इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ओम का नियम, V इक्वल टू IR, ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज कितना है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो 6 वोल्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो V की वैल्यू 6 हो गई। I मुझे कैलकुलेट करना है धारा, और I भी कौन सी होगी, I1 I2 I3, कौन सा होगा, देखो 10 ओम प्रतिरोध का है बीच वाला, यानी यहाँ धारा I1 जाती है, यहाँ I2 और यहाँ पे I3। इसका मतलब अपन को यहाँ फॉर्मूले में I2 करना पड़ेगा और I2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, सही है। V बराबर I2 यहाँ पे क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो प्रतिरोध, यानी क्या सेम रह गया अपने पास, वोल्टेज डिफरेंस सेम रह गया, तो ये 6 वोल्ट आ गया। I2 मुझे कैलकुलेट करना है और I2 का मान कितना है, 10 ओम, ये 10 ओम दे रखा है ना, तो 10 ओम, तो I2 बराबर कितना हो गया, 6/10, यानी 0.6 क्या एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो 10 ओम वाला जो परिपथ है इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इसी तरीके से 2 न्यूमेरिकल इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी के 2 पार्ट में आपको दे रहा हूँ।
ये मैंने कौन सा कैलकुलेट किया, 10 ओम का। आपको कैलकुलेट करना है 5 ओम से कितनी धारा प्रवाह होगी और 30 ओम से कितनी धारा प्रवाह होगी। ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क होंगे HW के। 5 ओम और 30 ओम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा मैंने अभी आपको 10 ओम वाला करके बताया। ये आप होमवर्क में कीजिएगा, सेम प्रोसेस सर्किट यही यूज़ करना है। इसके अंदर से करंट ऐसे जाएगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ करंट 3 भागों में डिवाइड होगा, यहाँ I1 करंट होगा, यहाँ I2 का मैंने ज्ञात कर लिया, I3 का आपको ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो अपने यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों लेक्चर नंबर 12 और 13, लेक्चर नंबर 12 श्रेणी क्रम संयोजन और उसके न्यूमेरिकल का है, 13 समांतर क्रम संयोजन और इसके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, और प्लस आपको होमवर्क के लिए भी मैंने दे दिया है, ठीक है। यानी आप बिल्कुल घर पर बैठे बैठे आप बिल्कुल इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से आप इसको लर्न कर पाओगे कि हाँ ऐसा होता है रियलिटी में। बहुत मज़ा आएगा आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट भी कैसे, जब आप फॉर्मूले याद होंगे। बुक को बार बार ओपन नहीं करना, फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेना है, याद ही कर लेना है, बार बार क्या बुक खोलना, ठीक है। एक ही बार अच्छे से याद कर लो, फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का लेक्चर यहीं अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।